हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, हमारी 12वीं क्लास का सेकंड चैप्टर चल रहा था और सेकंड जो हमारा चैप्टर था बच्चों, हमने सीमांत प्रतिस्थापना दर को हमने समझने की कोशिश की। और उसमें हमने ये देखा बच्चों कि जो अगर हमारी उपयोगिता है बच्चों, अगर हमें उसको समान रखना है, तो अगर हमारे पास दो वस्तु दी गई हैं जिनकी हमें उपयोगिता है और हमें अपनी जो उपयोगिता है अगर उसको बराबर रखना है, आपका समान रखना है, ये हमारे ऊपर निर्धारित करेगा कि हम कौन सी वस्तु को लेंगे। जैसे हमने आम और केलों को आपको लिया था और उसको समझने की कोशिश की थी। जिस प्रकार हम आम को देख रहे थे और साथ में आपको केलों को देख रहे थे, जिस प्रकार हम एक केले की यूनिट आपके बढ़ा रहे थे, तो हमें आम की कुछ इकाइयों में आपकी गिरावट दर्ज हो रही थी। यानी कि अगर हमें दूसरी चीज को लेना है तो हमें एक चीज का आपको त्याग करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? और यही समझने की हम लोग कोशिश कर रहे थे और उसी दिशा में हमने दो तालिका अपनी देख चुके थे बच्चों। और हमने यही देखने की कोशिश की, अगर हम एक वस्तु को एक्सेप्ट कर रहे हैं और हम ना उपयोगिता अगर हम अपनी समान रख रहे हैं, तो हमें दूसरी वस्तु का त्याग करना पड़ेगा। तो इतना मैं आपको पिछले लेक्चर में आपको बता चुका था। आज इससे आगे हम लोग शुरू करेंगे और हम लोग देखेंगे कि आगे का क्या नियम है और कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जो आपके लागू होते हैं। तो बच्चों, ये टॉपिक देखिए छोटा आपका चैप्टर नहीं है, इसमें बहुत सारे आपके प्रिंसिपल हैं स्टेप बाय स्टेप। और हमारी ज़्यादा लंबी समय की आपकी क्लास नहीं होती, लगभग 24-25 मिनट की आपकी क्लास होती है, तो उसमें थोड़ा ही आपका टॉपिक हो पाता है, आपका एक ही सिद्धांत आपका प्रिंसिपल हो पाता है। लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि आप जितना पढ़ो आपको उतना समझ आना चाहिए। क्लियर हो गया बच्चों? तो अब हम इससे आगे शुरू करेंगे और तो सभी बच्चे अपनी किताब कॉपी लेके बैठ जाएं। क्लियर हो गया? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत मन से पढ़ेंगे। चलिए ध्यान देते हैं हम लोग डिजिटल बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, हम लोग अपने कल के लेक्चर में हम लोग आपका देख चुके थे कि हासमान सीमान प्रतिस्थापना दर का नियम क्या है, और हम लोग उसमें आपका पढ़ भी चुके थे। क्लियर हो गया? अब उससे आगे हम लोग देखने की कोशिश कर रहे थे जहां हमारा लेक्चर आपका छूट गया था। क्लियर हो गया? देखिए, मैंने ये बताया था कि आप देख सकते हैं कि उपरोक्त तालिका में जैसे हम केलों की संख्या को बढ़ाते हैं, बेटे किसकी संख्या को बढ़ा रहे हैं बच्चों? हम लोग अपनी जो आपका केले हैं उनकी संख्या को क्या करते हैं, जैसे बढ़ाते हैं, केले के प्रति एक अतिरिक्त इकाई के लिए त्याग किए जाने वाले आमों की मात्रा में गिर जाती है। यानी कि जिस प्रकार हम एक एक अतिरिक्त आपके केले की हम यूनिट को बढ़ा रहे हैं, तो जो आम की यूनिट में क्या आ रही है बच्चों? गिरावट आ रही है। क्लियर हो गया? अन्य शब्दों में केलों की संख्या में वृद्धि के साथ MRS कम होता जाता है। क्या कह रहा है? जो MRS है वो क्या हो रहा है बच्चों? आपका कम होता है। उपभोक्ता के पास जैसे जैसे केलों की संख्या बढ़ती है, केलों से प्राप्त UR मार्जिनल यूटिलिटी गिर जाती है। इसी भांति आमों की संख्या में कमी से आम से प्राप्त सीमांत उपयोगिता क्या होती है बच्चों? बढ़ जाती है। यानी कि चीज कैसी होने लगी है बच्चों? ध्यान रखना, सीमांत उपयोगिता पहले चैप्टर में चले गए। यानी कि चीज कैसी हो गई है? आपकी कम हो गई है, और कम होगी तो उसकी क्या बढ़ेगी बच्चों? उपयोगिता बढ़ जाती है। इस प्रकार केलों की संख्या में वृद्धि होने से उपभोक्ता की कम और कम आम की मात्रा त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। इससे क्या होगा? कम कम करके क्या होगा? आम की मात्रा को त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। आप देख भी चुके हैं बच्चों कि जो अपने आम वो आपके त्याग रहा था, पहले कितने थे बच्चों? आपके 15। उसके बाद उन्हें कितने त्यागे? 3 त्यागे। फिर उसका कितने बचे? 12। फिर उसने 2 त्याग दिए, फिर कितने बचे? 10। और अंतिम में कितना त्यागा था? 1। तो यही हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि कम और कम आमों की मात्रा त्यागने की प्रवृत्ति क्या होगी? बढ़ेगी। क्या होगी बच्चों? बढ़ेगी। केलों की मात्रा में वृद्धि के फलस्वरूप MRS के गिनने की इस प्रवृत्ति को हासमान सीमांत उपयोगिता विस्थापन नियम कहते हैं। तो यानी कि बच्चों, अगर कोई आपसे पूछे हासमान सीमांत प्रतिस्थापना का नियम, दर का नियम क्या है, तो आप ये कहोगे कि जिस प्रकार केलों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही थी, उससे उपभोक्ता एक और कम करके आम को त्यागने की प्रवृत्ति क्या हो जाएगी?
बढ़ जाएगी और उसके साथ ही आम की सीमांत उपयोगिता कैसी होगी, बढ़ेगी। क्लियर हो गया। तो ये आप हासमान सीमांत उपयोगिता का ये क्या है, नियम है। यानी कि जो आपने त्यागने की जो आपकी प्रवृत्ति जो आपकी बढ़ रही है उसको हम क्या कहेंगे, हासमान सीमांत प्रतिस्थापना नियम कहेंगे बच्चों। क्लियर हो गया। देखिए इस चित्र में 3.2 जो हम लोग आपका देख रहे थे, में देखा जा सकता है कि बिंदु ए से बी जाने पर उपभोक्ता 3 आम, क्या कह रहा है, 3 आम का त्याग आपका करता है। देखिए बच्चों में दिखाया गया था कि जैसे ही वो कोई जो उपभोक्ता था क्या कर रहा था, वो देखिए मैं इसको एक साफ कर देता हूँ रेजर ताकि आपको समझ आ जाए। देखिए जैसे ए से बी गया तो बच्चों कितने कमी आई थी, यहाँ 3 की, कितने कमी आई 3 की, यहाँ कितने की आई 2 की, यहाँ कितने की आई 1 की। यही बताने की हमें क्या कर रहा है बच्चों, कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है, कोशिश की ए से बी बिंदु जाने पर 3 आमों की क्या हुआ, त्याग हुआ। बिंदु बी से बिंदु सी पर जाने पर 2 आम का त्याग करता है। कितने आम का त्याग करता है बच्चों, 2 का। तथा सी बिंदु से डी बिंदु जाने पर वह 1 आम का त्याग आपका करता है। अतः यह स्पष्ट है कि प्रत्येक अगले क्रेता के लिए उपभोक्ता थोड़ी और थोड़ी आम की मात्रा त्याग करता है। क्लियर हो गया, क्या कर रहा है, थोड़ी थोड़ी आमों की मात्रा त्याग कर रहा है। तो बच्चों हम इसमें यही आपका देख पाए, जो हासमान सीमांत आपकी प्रतिस्थापना का जो नियम था उसमें हम लोग ये देख रहे थे कि किस प्रकार जो अगर हम एक चीज की मात्रा में वृद्धि करते हैं तो दूसरी वस्तु की कम से कम त्याग करने की प्रवृत्ति क्या होती है, आपकी बढ़ जाती है। और यही क्या होगा, हासमान सीमांत प्रतिस्थापना का नियम होगा। तो इतना हम आज और कल के लेक्चर में हासमान सीमांत प्रतिस्थापना को नियम का जो उसका रूल था हम उसको आपका पढ़ चुके हैं बच्चों। अब इससे आगे देखते हैं। तो एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए कि आखिर हमने कौन कौन सा कल का जो हमारा आपका लेक्चर हुआ था उसमें हमने क्या समझा था और किस प्रकार हमने ये भी देखा था जो हमारी उपयोगिता है। और अगर हमें आपका समान रखनी है अपनी उपयोगिता और उसमें हमें अगर आम दिए गए थे और केले, अगर हमें अपनी उपयोगिता आपका बराबर रखनी है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें अगर अपने केले ग्रहण करने हैं तो हमें कुछ आमों में क्या होगा, अपने आम त्यागने पड़ेंगे। तो हम ये कल के लेक्चर में भी अपना देख चुके थे बच्चों। क्लियर हो गया। अब इससे आगे हम लोग आपका देखते हैं। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है इसी में बच्चों अंदर हम लोग देखेंगे अनादिमान वक्र की प्रवृत्ति। क्लियर हो गया। और बच्चों आपको उम्मीद होगी कि ये एक बार मैंने आपको जब पिछला अपना लेक्चर हुआ था तो अनादिमान में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की थी कि जो अनादिमान होता है इसमें किसी वस्तु या व्यक्ति को और औरों की अपेक्षा में अच्छा समझकर ग्रहण करने की प्रवृत्ति। देखिए अधिमान वक्र में आपको क्या दिखाया जाएगा बच्चों, देखिए इसमें ऐसा दिखाई दिया जाए, मान लीजिए 2 है, ए वस्तु है और एक वस्तु बी है। क्या है, बी वस्तु है। मैं आपको केवल अनादिमान का मीनिंग बता रहा हूं, ना कि वक्र और उसकी आकृति का, केवल अनादिमान का व्यक्त कर रहा हूं कि कोई व्यक्ति है। क्लियर हो गया। और अगर एक व्यक्ति को और तौर पर देखिए ऐसे किसी व्यक्ति या वस्तु को औरों की अपेक्षा में, मतलब ऐसे मान लीजिए ए और बी की अपेक्षा में, अगर ए है बी की अपेक्षा में अच्छा समझ ले कि माने अगर कोई व्यक्ति ऐसे मान लीजिए एक्स कोई व्यक्ति है और ये 2 वस्तु हैं ए और बी, और एक्स क्या करे, ए को अच्छा मान ले, किसकी अपेक्षा में, बी की अपेक्षा में। क्लियर हो गया। और इसको ग्रहण करने की जो इच्छा समझ जाए, इसको जो इसको ज्यादा आपकी उपयोगिता दे, तो हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों, हम इसको कहेंगे अधिमान। क्या कहेंगे, अधिमान। यानी कि किसी वस्तु के कंपैरिजन में दूसरी वस्तु को वैल्यू देना, ऐसे आप समझ सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए आगे समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। अनादिमान वक्र आकृति को हम लोग आपका शुरू कर रहे हैं। देखिए उल्लेखनीय है कि हासमान सीमांत प्रतिस्थापना का नियम अनादिमान वक्र को उद्गम के प्रति उत्तल
बनाता है। क्या बनाता है? उसके प्रति उत्तल बनाता है बच्चों। क्लियर हो गया? देखते हैं क्यों। एक अनादिमान वक्र बनकर इसकी जांच कीजिए। कह रहा है कि एक अनादिमान वक्र बनिए और उसकी जांच कीजिए। चलो देखते हैं आगे। एक अनादिमान वक्र की यह अति सामान्य आकृति है। कह रहा है इसकी जो क्या है, एक सामान्य आकृति है, लेकिन पूर्ण स्थापन वस्तु में सीमांत प्रतिस्थापना दर नहीं गिरती, यह समान रहती है। क्या कह रहा है? समान रहती है। कह रहे कि जो हमने पहले देखा कि एक नंबर बढ़ रहा है, एक घट रहा है, लेकिन जो उसकी प्रतिस्थापना दर है वो कैसी है? वो नहीं गिरती। वो कैसी रहती है? समान रहती है। अब देखना, हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर में जो सीमांत प्रतिस्थापना दर है वो कैसे समान रहती है। अब हमें मेन ये देखना है बच्चों। क्लियर हो गया? चलिए अब हम देखते हैं। हमारे सामने आया है हासमान सीमांत प्रतिस्थापना दर का आपका प्रदर्शन कर रहा है, और हमें उसमें दो चीज दी गई हैं। देखिए, 5 रुपए के नोटों की संख्या। क्लियर हो गया? क्यों बाई माना है इसको? 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, इसको क्यों बाई कहा है? यानी कि हमें 5 रुपए के नोट मिले हैं बच्चों, और हमें क्या मिला है बच्चों? 5 रुपए के सिक्के मिले हैं। यानी कि हमारे पास नोट और सिक्के आपका दोनों हमारे पास आ चुके हैं। अब देखते हैं इससे आगे। देखिए, संयोग ए, अगर हमारे पास 5 रुपए का एक नोट है और हमारे पास 5 रुपए के 8 सिक्के हैं, तो वैल्यू कैसी होगी? MSF बराबर होगा, कोई दन नहीं होगा रेट, क्योंकि उनकी अपनी वैल्यू है एक एक। अब देखिए, जैसे ही बच्चों आप अगर देखेंगे, अगर मैं इनका टोटल करूं बच्चों, जैसे कि 8 प्लस 1 का करूं, तो टोटल रेट कितना हो जाएगा? उपयोगिता 9 हो जाएगी, यानी कि 9 हो गया, 9 यूनिट। अब देखिए, जैसे 5 रुपए के मैंने 2 नोट ले लिए। 5 रुपए क्या ले लिए बच्चों? 2 नोट, यानी कि 5 रुपए की जो आपकी नोटों की संख्या कितनी होगी बच्चों? 2 हो गई। अगर मैं वही 5 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या करूं? 7। तो अब आप मुझे ये बताइए, 7 और 2 क्या होगा? 7 और 2 कितना होगा बच्चों? 9 ही होगा। क्या होगा? 9 होगा। यानी कि इस स्थिति में जो आपकी MRS होगी, सीमांत प्रतिस्थापना दर, क्लियर होगी, मार्जिनल रेट ऑफ सबस्टेंस जो होगा बच्चों, क्लियर हो गया, जिसे हम लोग आपका देख रहे थे कि जो आपकी मार्जिनल रेट ऑफ सबस्टेंस जो होगा बच्चों, उसमें हमें समझ आएगा कि उसकी वैल्यू कितनी है? 1:1 में। यानी कि कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे बच्चों, तो हमें जो बताया गया था कि सीमांत प्रतिस्थापना दर नहीं गिरती, वह कैसी रहती है? समान रहती है। कैसी रहती है? समान। तो आप मुझे बताइए कि जो MSF है, क्या वो गिरा बच्चों? क्या कोई कमी आई इसमें? देखिए, ऐसा हुआ हो कि 2:1 हो गया हो, 1:2 हो गया हो, लेकिन कुल मिला के मान तो बराबर ही है बच्चों। क्या है? बराबर ही है। किस स्थिति में बराबर है? देखिए, आपको समझ आएगा कि अगर मैंने 5 रुपए का एक सिक्का लिया और उधर 5 रुपए का एक नोट लिया और उधर 5 रुपए के 8 सिक्के लिए, तो नंबर ऑफ जो आपका टोटल होगा वो कितना होगा? बराबर ही पैसे बैठेंगे मेरे पास। क्लियर हो गया? समान उनका मान कैसा होगा? नंबर का बराबर होगा। अब जैसे यहां देखा, 2 लिए मैंने, क्या लिए? 2 नोट ले लिए 5 रुपए के, और भाई मैंने 7 क्या ले लिए? सिक्के ले लिए। तो यानी कि कुल मिलाकर चाहे मैं नोट लूं या सिक्के लूं, लेकिन जो आपकी MRS रेट होगी वो क्या होगी बच्चों? बराबर होगी। क्या होगी? बराबर होगी। यानी कि 5 रुपए के नोट की वैल्यू भी इतनी है जितनी कि 5 रुपए के सिक्के की वैल्यू, चाहे आप उसमें स्थिति ABCD तक आप चले जाइए। सेम यही दिखाया गया है कि हाँ, मैंने 3 क्या ले लिए? नोट ले लिए, और मैंने यहाँ 6 सिक्के ले लिए, तब भी MRS की मान कैसा हो गया है? सेम रहा है। सेम इसके आगे ही अगर डी कंडीशन में अगर आपका पहुंचा हूं, तो आपका तब भी बच्चों, अगर मैं 5 रुपए के नोटों की संख्या 4 और उधर मैं आपका बढ़ाता हूं ये, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक कम होगा एक बराबर होगा, लेकिन जो उसका MRS जब भी निकलेगा बच्चों, वो कैसा निकलेगा? समान निकलेगा। यानी कि कुल मिलाकर ये समझ आता है कि जो हमारी प्रतिस्थापना सीमांत दर है वो क्या नहीं होती बच्चों? गिरती नहीं है। वो क्या रहती है हमेशा बच्चों? देखिए, समान रहती है। क्या रहती है? समान रहती है। उसमें क्या नहीं होती? गिरावट नजर नहीं आती। आपको ये बताने की कोशिश
आपका की गई है। आगे देखते हैं, यह इन सभी संयोगों के बीच जब तक कि 5 रुपए के सिक्के, क्या कह रहा है, 5 रुपए के सिक्के तथा 5 रुपए के नोटों का योग वही रहता है, उपभोक्ता क्या है आपका, तटस्थ है, बिल्कुल कैसा है, स्थिर है। चाहे नोट हो या सिक्के, उपभोक्ता कैसा है आपका, स्थिर है, कांस्टेंट बना हुआ, बिल्कुल आपका तटस्थ बना हुआ है। उपभोक्ता के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे 5 रुपए का एक सिक्का मिले या 5 रुपए का एक नोट। इसलिए इस बात का विचार किए बिना उसके पास 5 रुपए के कितने नोट हैं, उसे क्या किया है उसने, कोई विचार नहीं किया कि उसके पास कितने नोट है 5 रुपए के। उपभोक्ता 5 रुपए के एक नोट के बदले केवल एक 5 रुपए का सिक्का त्याग करेगा। ये कह रहा है कि अगर वो एक 5 रुपए का क्या ले रहा है, सिक्का, तो उसे एक 5 रुपए के नोट का त्याग करना पड़ेगा, केवल अंतर इतना ही है। इसलिए उपभोक्ता के लिए यह दोनों वस्तुएं पूर्ण प्रतिस्थापन है। ये कैसी हैं, पूर्ण प्रतिस्थापन, क्योंकि दूसरे के इनकी वैल्यू कैसी हो रही है, सेम, और क्या हो रही है, बराबर, इसलिए क्या हो गया, पूर्ण है। चाहे तो वो 5 रुपए का सिक्का ले ले या 5 रुपए का नोट ले ले, उसके लिए जो से यूनिट चाहिए वो क्या है, बराबर, क्योंकि वो क्या है, उपभोक्ता आपका तटस्थ बना हुआ है। और इसको प्रदर्शित करने वाले अधिमान वक्र को एक सीधी रेखा में होगी, क्या होगा, सीधी मान रेखा में। अब देखिए, ये हमें दिखाया गया है बच्चों, देखिए ये हमें दिखाया गया है, यहाँ देखिए आप लोग, ये चित्र, ये हमें डायग्राम मिला है बना हुआ, ये देखना। अब देखो इसमें चाहे तो इसमें क्या दिखाया है बच्चों, देखना, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या यहाँ ली गई है और 5 रुपए के नोटों की संख्या यहाँ ली गई है। अब इसमें ये संयोग है ए बी सी डी। अब आप मुझे बताइए कि जब हम अनुपात देख रहे थे, अगर हमने 8 रुपए के नोट क्या लिए, हमने सिक्के लिए और 1 रुपए का नोट ले लिया, तो उसमें जो एमआरएस था, तो बच्चों कोई परिवर्तन हुआ, तो नहीं हुआ, बिंदु बी पर आ गए। हमने क्या करा, हमने 7 सिक्के ले लिए 5 रुपए के, 2 हमने नोट ले लिए, क्या उसमें कोई परिवर्तन आया, तो हम सी पर पहुंच गए। इसी प्रकार हम डी तक चले आ गए, यानी कि इसका जो था कोई मान आपका नहीं बदला, यानी कि जो एक सिक्का त्याग कर हम अगर दूसरा नोट ले रहे थे, वो क्या था, उपभोक्ता कैसा बना हुआ था, आपका तटस्थ बना हुआ था। इसलिए इसकी रेखा का उपमान कैसा है, बिल्कुल सीधा है। कैसा है बच्चों, सीधा है। क्लियर हो गया। इसमें आपका नीचे दिखाया भी गया, देखिए, पूर्ण प्रतिस्थापना के लिए अधिमान वक्र, दो वस्तुओं का अधिमान वक्र जो पूर्ण प्रतिस्थापना होगी वो एक सीधी रेखा में होती है। यानी कि चाहे अगर वो एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर रहे हैं तो कैसा होगा, एक सीधी रेखा में होगा। अब देखिए ये चित्र कौन सा था आपका 2.4, चित्र 2.4 में यह दिखाया जा सकता है कि उपभोक्ता उतने ही 5 रुपए के सिक्के का त्याग करता है जब प्रत्येक बार उसके पास अतिरिक्त 5 रुपए का नोट होता है। यानी कि जितने उसकी नोटों की संख्या बढ़ेगी वैसे वो सिक्के का क्या कर देगा बच्चों, त्याग कर देगा। ठीक है ना, ये तो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, पूर्ण प्रतिस्थापना वस्तुओं का अधिमान वक्र दो पूर्ण स्थापन वस्तुओं को प्रदर्शित करता है। देखिए, पूर्ण प्रतिस्थापना वस्तुओं का अनाधिमान वक्र दो पूर्ण स्थापन वस्तुओं को प्रदर्शित करने वाली दो वस्तुओं की अनाधिमान एक सीधी रेखा में होती है। यानी कि अगर आपका प्रश्न बने कि पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तुओं का अधिमान वक्र कैसे होता है, नीचे की तरफ उठा हुआ या सीधी रेखा में या इनमें से कोई नहीं, तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चों कैसे में होता है, सीधी रेखा में होता है। क्या होता है, सीधी रेखा में होता है। तो इतना हम लोग देख चुके हैं, क्लियर हो गया। और मैं उम्मीद करता हूं कि इतना आपको बच्चों समझ आया होगा। क्लियर है। तो आज काफी स्पीड में हमने देखा और समझा कि आखिर में जो हमारा कितने भी हम लोग अपना नियम पढ़ रहे थे और नियम में हम यही देख रहे थे कि बच्चों हासमान सीमांत प्रतिस्थापना दर को हम किस प्रकार प्रदर्शित आपका करते हैं, और उसमें हमने नोटों को भी लिया और सिक्कों को भी लिया,
उनकी वैल्यू को जानने की कोशिश की और हर स्थिति में देखा, ताकि जो भी हमारी चीजें हैं या जो हमारी उपयोगिता है वो किस प्रकार स्थित बनी हुई है या किस प्रकार आपका तटस्थ आपका बनी हुई है। क्या देख रहे थे? यही देख रहे थे। तो इन सब चीजों में हमें यही समझ आता है कि जैसे उपयोगिता, जो हमारी किसी चीज की उपयोगिता है, जो भी हम चाहे वस्तु हो या कोई आपकी सेवा हो, वो कैसे बढ़ती है, कैसे घटती है, टोटल उपयोगिता कैसे निकालते हैं, ये हम लोग अपने पिछले जो हमने अपना लेक्चर लिया है हम उसमें आपका देख चुके हैं। सीमांत उपयोगिता आपके कैसे है कि एक अतिरिक्त इकाई जो आपका बढ़ रही है, जो हमें संतुष्ट करेगी, धीरे धीरे वो आपका नकारात्मक आपका चली जाएगी, ये भी हम आपका देख चुके हैं बच्चों। साथ में हमने सीमांत प्रतिस्थापना दर को निकालने की आपका कोशिश की कि अगर हमें उपयोगिता समान है तो हमें कुछ चीजों को ग्रहण करना पड़ेगा, कुछ को त्याग करना पड़ेगा। ये सब चीजें हम लोग अभी तक आपका देख पाए। क्लियर हो गया? और अन्य माध्यम से देखा कि अगर हम अपनी उपयोगिता को बराबर रखते हैं, समान रखते हैं, तो हमें किस प्रकार अपनी चीजों को घटाना या अपना बढ़ाना पड़ेगा, और अगर कोई चीज आपके तटस्थ है तो उसमें क्या परिवर्तन आता है। तो अब तक हम बच्चों यही आपका देख चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर जो हम लोग आपका पढ़ रहे हैं बच्चों, हर एक स्टेप में अपना इसका प्रिंसिपल है, एक हर एक आपका सिद्धांत लग रहा है। तो हमारे हर एक सिद्धांत को हर स्टेप में बहुत अच्छे से क्लियर करते चलें, ताकि जितनी भी चीजें हैं हमें पूरी क्लियर हो जाएं, और हमें जो उपभोक्ता है, जो वस्तुओं को प्राप्त करता है, उसका व्यवहार कैसा है, कहाँ बदल रहा है, अगर एक चीज आपका मिलती है दूसरी चीज को वो छोड़ता है, और एक चीज को कम करता है एक चीज को बढ़ाता है, ये सब चीजें हम लोग अपने इस सिद्धांत में आपका देख रहे हैं कि आखिर में जो उपभोक्ता है उसका व्यवहार में कैसे परिवर्तन आ रहा है, चाहे वो आपके चीजों को लेकर हो, चाहे उसकी खरीदने की क्षमता को लेकर हो, चाहे उसकी आय को लेकर हो बच्चों। क्लियर हो गए? चाहे उसमें अगर कोई वस्तु है उसके लिए कितनी उपयोगी है, इन सब चीज को लेकर है। ये कहीं ना कहीं हमें जो उपभोक्ता है उसके व्यवहार में जो आपका परिवर्तन है वो हमें सब कुछ आपका दिखाई दे रहा है, ताकि हमें ये सब चीजें पूरी क्लियर हो जाएं कि जो व्यवहार है एक उपभोक्ता का आपके वस्तुओं को, आपको चीजों को आपका खरीदते हुए, वो किन किन चीजों पर आपका निर्भर कर रहा है, या कौन कौन सी ऐसी मांग है, या कौन सी स्थिति है, या फिर ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं कि जब वो अपने रेट को बदलता है, या किस रेट पर किसी वस्तु को अधिक आपका खरीद सकता है, या फिर अगर वस्तु का रेट गिर रहा है तो वो किन चीजों को आपका खरीदेगा, ये सब चीज आपका देखना है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो अपने एक बार घर जाकर जरूर रिवीजन करिए बच्चों। अगर किसी से कोई ये चैप्टर छूट गया है तो डीडी उत्तराखंड यूट्यूब चैनल के माध्यम से वो इसको द्वारा अपना रिवीजन कर सकता है। बच्चों मुझे सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।